नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कलाम अकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। हम पहला पार्ट कर चुके हैं डिटर्मिनस, दृढ़ निश्चायक शब्द या परिसीमक शब्द या निर्धारक शब्द, और अब उसी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी सम और एनी की। अब इसके बाद में आगे वाली बात हम यहां पर बढ़ाएंगे, आगे वाले डिटर्मिनस यहां पर लेकर चलेंगे, जिसमें देखिए अपना तीसरा, चौथा और पांचवा ये 3 डिटर्मिनस एक साथ हम लेकर चलेंगे। अपने पास में तीसरा डिटर्मिनर होता है लिटिल। क्या है आपका? लिटिल। और लिटिल का हिंदी मीनिंग हम लेते हैं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका? न के बराबर, और या फिर हम इसे क्या पढ़ेंगे आपका? नगण्य। न के बराबर या नगण्य। चौथा जो अपना डिटर्मिनर है इसे हम पढ़ेंगे आपका अ लिटिल, और इसका हिंदी मीनिंग हम लेते हैं तो इसे पढ़ेंगे आपका थोड़ा लेकिन कम, या फिर आप इसे पढ़ सकते हैं आवश्यकतानुसार। आवश्यकतानुसार। फिर अगला टर्म अपने पास में रहेगा और यह बनेगा आपका द लिटिल। द लिटिल, और इसे हम हिंदी में पढ़ेंगे आपका थोड़ा लेकिन पूरा, या थोड़ा लेकिन सारा। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ आ गया। इन तीनों डिटर्मिनस का जहां पर यूज होता है उसे पढ़िएगा। इन तीनों डिटर्मिनस का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम हिंदी में कहते हैं अगणनीय या फिर मात्रा सूचक शब्द के लिए। अगणनीय या फिर मात्रा सूचक शब्द के लिए। यहां पर ये जो टर्मिनोलॉजी आपके पास आई है उसमें सीधा सीधा ये है, आप इसे शब्द कौन सा बोलेंगे? संज्ञा शब्द बोलेंगे ना, तो वो भी डाल दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगणनीय संज्ञा शब्द या मात्रा सूचक संज्ञा शब्द, जिसमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का परिवार शामिल होता है। आप ये चेक करिएगा, जैसे आपके पास में एक पानी की बोतल होती है। आप एक एग्जांपल लीजिए ना, लाइव एग्जांपल लीजिए सर। जैसे ये मान लीजिए कि ये पानी की बोतल है आपके पास। अब यहां पर ये पानी की बोतल, इसमें पानी है आपका। ये पानी कैसा है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? ऑब्वियसली आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब इस पानी की बोतल में पानी इसकी नेक, इसकी गर्दन तक, यहां तक भरा हुआ है। ये यहां वाली जो पानी का टैंक है उसका पूरा पानी तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन जितना उपलब्ध पानी है उतना कितना है? पूरा है। किस में चला जाएगा? द लिटिल में। अब इसमें से यहां तक पानी पिया गया, यहां तक पिया गया, यहां तक पिया गया, फिर भी इतना पानी बचा जिसे पिया जा सकता है, तो यह द लिटिल की बजाय किस में आएगा? अ लिटिल में। फिर इसमें से पूरा पानी पी भी लिया जाए तो भी इसके पेंदे में, इसके बॉटम के अंदर 2 से 4 बूंदे तो आपको मिल जाएंगी, जो जनरली निकलती भी नहीं है और निकाली भी नहीं जाती हैं। मतलब पानी होकर भी न के बराबर है, नगण्य है, काम में नहीं लिया जा सकता। उस कंडीशन में हम क्या लेकर आएंगे? आपका लिटिल लेकर आ जाएंगे। आप यूं मानिए कि आपके पास में वहां पर चाय का एक कप होता है। अब उसमें सारी केटल, ये केतली की चाय नहीं है, सारे घर की चाय नहीं है, जितनी है उस कप में, उस ग्लास में, उतनी पूरी किसमें है? आपका द लिटिल में। अगर उसमें से आपने सिपिंग कर ली, 2-4 चुस्कियां मार ली, तो वो द लिटिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका अ लिटिल में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्टली अगर मैं डील करता हूं तो यहां पर अ लिटिल है, उसके बजाय लिटिल पे कब जाऊंगा? पूरी चाय खत्म करने के बाद में उसके बॉटम या उसके पेंदे के अंदर कुछ आपकी चाय न के बराबर 5-7 बूंद में रह जाएगी। तो जो 5-7 बूंदे आपकी होती हैं वो सारी किस में काउंट हो जाएंगी? लिटिल में। होकर भी वो क्या है? न के बराबर है। अब इसका एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं। देखो जरा क्या एग्जांपल इसका बनना चाहिए। अगर मैंने सेंटेंस यहां पर लिखा कि ब्लैंक स्पेस शुरू से लेता हूं, नॉलेज is a dangerous thing.
इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि ज्ञान एक खतरनाक वस्तु है। अब आप ये बताएं कि नॉलेज, ज्ञान काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है, अगणनीय है, मात्रा सूचक है। कितना ज्ञान खतरनाक होता है? अगर कोई विद्वान है, कोई विदुषी है जो इतने ज्ञानी हैं, तो वो वहां पर अपने ज्ञान को वहीं पर स्प्रेड करेंगे, वहीं पर बांटेंगे जहां पर उसकी आवश्यकता होती है, अदरवाइज उसे वो स्प्रेड करने वाले नहीं होते हैं, तो वो खतरा नहीं बनेगा। अगर कोई फुलिश है, कोई मूर्ख है, कोई इडियट है, कोई मोरोन है, आपका बेवकूफ है, जिसके पास ज्ञान है ही नहीं, तो वो तो ज्ञानी आदमी के पास कान लगाकर बैठेगा कि मेरे कानों में दो ज्ञान की बातें पड़ जाएं। ठीक है, इसका मतलब वो भी खतरा नहीं बनेगा। खतरा क्या बनेगा? जो कूप मंडूक होता है, जिसे आधा आता है आधा नहीं आता, थोड़ा जानता है थोड़ा नहीं जानता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, वो हमारे लिए खतरनाक होता है। तो यहां पर ये आधा अधूरा किस में जाएगा? उसके पहले एक चीज चेक करना, अपना ये जो लिटिल वाला पार्ट है ये टोटली कैसा है? आपका निगेटिव है, ये पूर्णतः आपका नकारात्मक है। और जो द लिटिल वाला है ये टोटली यानी पूर्णतया बताओ कैसा है? आपका पॉजिटिव है, अर्थात सकारात्मक है। जब मैं इस टर्म की बात करता हूं यहां पर ए लिटिल वाले हिस्से की, तो इस ए लिटिल वाले हिस्से के अंदर हम देखते हैं यहां पर यह टर्म अपने पास पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या? आपका सकारात्मक हो सकता है, या फिर यही टर्म हम लेना चाहें तो बताओ ये किस में जाएगा? आपका निगेटिव में, नकारात्मक, यानी दोनों में काम करेगा। अगर ये थोड़ा लेकिन कम का काम करता तो ये नेगेटिव है, आवश्यकता अनुसार का काम करता तो ये पॉजिटिव है। अभी अपन ने देखा कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, अध जल गगरी छलकत जाए, तो यहां ये नेगेटिव शेड दे रहा है आपका। बताइए इसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा? आपका वहां पर ए लिटिल, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है। अब मैं ए लिटिल को पॉजिटिव सेंस में आपको लेकर बताता हूं, वहां जरा इसे सीखिएगा किस तरीके से लिया जाएगा। जैसे अगला सेंटेंस हम मॉड्यूल करते हैं यहां पर, आई परचेज्ड ब्लैंक स्पेस मिल्क फ्रॉम द डेयरी, कि मैंने दुग्ध केंद्र से दूध खरीदा। मैंने दुग्ध केंद्र से, जैसे डेयरी बोलते हैं ना, वहां से दूध खरीदा। तो आप पहले तो ये चेक करो ना कि अपना नाउन कैसा है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लैंक स्पेस या खालिस्तान के बाद में आने वाला जो नाउन वर्ड है या संज्ञा शब्द है वो कैसा है, इसकी जानकारी आपके पास वहां पर होनी चाहिए। इसे देखिएगा जरा, अगले ने टर्म क्या दिया कि मैंने डेयरी से या दुग्ध केंद्र से दूध खरीदा, तो दूध अनकाउंटेबल है, मतलब लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का परिवार आ सकता है। क्या आप डेयरी का पूरा दूध खरीदेंगे आवश्यकता अनुसार? बिल्कुल आवश्यकता अनुसार। और इस बार ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑब्वियसली स्पष्ट तौर पर पॉजिटिव है, तो बता दीजिए यहां पर क्या आएगा? ए लिटिल। लेकिन इन दोनों वाक्यों में कंपैरिजन कीजिएगा, तुलना कीजिएगा। ऊपर वाला जो मेरा वाक्य है वो वाक्य कैसा है आपका? वहां पर कैसा है? नेगेटिव है। और नीचे वाला वाक्य वो कैसा है आपका? पॉजिटिव है। अब लगे हाथ इसमें दो एग्जांपल और करेंगे ताकि ये पूरा का पूरा टर्म कंप्लीट होके आपका निकल के आए। अगर मैंने सेंटेंस आपके सामने ये लिखा, ब्लैंक स्पेस मिल्क हैज गॉन सॉर, कि दूध खट्टा हो चुका है। अब आप ये बताएं यहां इसमें खालिस्तान के बाद जो मिल्क दिया गया वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल मतलब लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल यूज हो सकता है, कोई डाउट ही नहीं है आपका। दूसरी बात जो इसके समक्ष आ रही है वो कौन सी? आप ये बताएं कितना दूध खट्टा हुआ। आपका एक पतीला, एक बर्तन, एक भगोना है जिसमें सपोज करिए आपने 5 लीटर दूध रात को रखा है। अब वो दूध फटता है या खट्टा होता है, तो वो आप पर ये तो दया करने से रहा कि भाई सुबह बच्चा है, ठंड का मौसम है, कहां जाएगा, कम से कम आधा लीटर या पाव या 250 ml तो छोड़ दूं ताकि बच्चा चाय वाय बनाए पी ले, उसके बाद में वहां पर आपका दूसरा दूध लेकर आ जाए। इतनी दया तो नहीं करेगा ना, ऐसा तो कुछ नहीं बनेगा। या तो पूरा फटेगा, पूरा खट्टा होगा, या कुछ भी नहीं फटेगा। अर्थात कितने की बात हो रही है? जितना उपलब्ध है, जितनी उपलब्ध मात्रा है वो पूरी की बात हो रही है। और ऐसे सेंस के अंदर जब आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में से हमें किसको लगाना पड़ेगा? आपका द लिटिल को लगाना पड़ेगा। अब एक सेंटेंस इसमें और लीजिएगा जो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन आपको समझाने के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर आपका सेंटेंस है उसमें ये मिले
he has cut his veins and a lot of blood has flown out, comma, so there is blank space of left of his survival. अब चेक करना जरा, उस लड़के ने अपनी नसें काट ली हैं और काफी मात्रा में खून बह चुका है, इसलिए उसके जीवित रहने की या बचने की आशा बची है। तो यहां सबसे पहले तो यह चेक करके देखो कि अपने पास में होप क्या है, आशा। ये किसी लड़की का नाम नहीं है बल्कि भाव है, आपका इमोशन है। तो आशा अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल सेंस के अंदर आप लिटिल ए लिटिल द लिटिल का परिवार काम में ले सकते हो। क्लियर? अब जरा बता दीजिए मुझे कितनी आशा बची? बहुत ज्यादा खून बह गया, उसके बचने का चांस है ही नहीं, चमत्कार ही उसे बचा सकता है आपका। मतलब आशा न के बराबर है या फिर आपकी नगण्य है। तो इसमें हम किसका यूज कर लेंगे? आपका लिटिल का यूज कर लेंगे। ये लीजिए, ये तीनों अपने पास में थे, लिटिल, ए लिटिल और कौन सा आपका? द लिटिल। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले हिस्से की तरफ। अब हम डिटर्मिनर लेते हैं इसी कैटेगरी से जुड़े हुए, बस थोड़ा सा फर्क उसमें करेंगे। जैसे आपने पढ़ा था ना लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक इसी तरीके से हम यहां पर पढ़ेंगे आपका फ्यू वाला। और जब आप फ्यू की बात करते हैं तो फ्यू का मीनिंग निकलता है न के बराबर या फिर आपका नगण्य। अब यहां पर जो फ्यू का हिस्सा है मैं साथ साथ लिखता चलूंगा। यह आपका काउंटेबल है, गणनीय या संख्यावाची है, और प्लस में आपका प्लूरल अर्थात बहुवचन है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जितनी उपलब्ध संख्या होती है उसमें से न के बराबर का भाव दे, उसे अपन क्या कहेंगे? आपका फ्यू का यूज कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहां पर आपको दिया जाए, ब्लैंक स्पेस, women can keep secret, कि औरतें रहस्य रख सकती हैं, औरतें रहस्य रख सकती हैं। तो आप ये बताएं यहां पर अपने पास में जो खालिस्तान के बाद में आने वाला शब्द है कौन सा है? आपका विमेन। ये विमेन कैसा टर्म है? आपका प्लूरल। और प्लूरल के साथ में बताइए जरा कैसा टर्म है? आपका काउंटेबल। शर्तें पूरी हो गई, काउंटेबल भी है और आपका प्लूरल भी है। अब ये देखते हैं फ्यू आएगा कि नहीं आएगा। सामान्यतया ऐसा कहा जाता है कि औरतों को कोई बात बता दीजिए, कोई रहस्य की बात बता दीजिए, जब तक वो किसी अन्य औरत या किसी अन्य मेंबर तक आपका शेयर नहीं करती हैं तब तक उनके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। और यह भी एक मजाक में कह दिया जाता है कि अगर आपको किसी से निःशुल्क प्रचार करवाना है, मुफ्त में प्रचार करवाना है, तो आप एक औरत को बता दीजिए, वो पूरे गांव, पूरे कस्बे, पूरे शहर के अंदर ढिंडोरा पिटवा देगी आपका, एक फूटी कोड़ी भी आपकी लगने वाली नहीं है। केवल जस्ट फॉर जोकिंग ऐसा कहा भी जाता है। मतलब ये सारी बातों का सार कि आपके लिए औरतों की बात करने पर रहस्य का रखना या रहस्य का वहां पर सीमित रखा जाना असंभव या नामुमकिन सा प्रतीत होता है। मतलब कितनी औरतें रहस्य रख सकती हैं न के बराबर या नगण्य, तो उन्हें क्या कहेंगे? आपका फ्यू कहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट डिटर्मिनर पर। आपका फ्यू के परिवार से ही हमारा दूसरा डिटर्मिनर बनेगा और वो पैटर्न अपना चला आएगा फ्यू की बजाय एफ्यू से। किससे रहेगा? एफ्यू से। और एफ्यू का हिंदी अर्थ अपन लेते हैं तो इसे क्या पढ़ा जाता है? आपका न के बराबर या फिर नगण्य वाला हिस्सा वो छोड़ना पड़ेगा, उसे दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, नहीं तो उसे काट के लिखना पड़ेगा। थोड़े लेकिन कम, थोड़े लेकिन कम
और या फिर इसे क्या कहा जाएगा, थोड़े लेकिन आवश्यकतानुसार, थोड़े लेकिन आवश्यकता अनुसार। ठीक है, अब यही मीनिंग तो एलिटिल का था, बस फर्क क्या है, यहां मैंने आपके समक्ष क्या लिखा है, थोड़े, और वहां क्या लिखा हुआ था आपका, थोड़ा लिखा हुआ था, इतना ही फर्क है। थोड़ा लेकिन कम था, यहां थोड़े लेकिन कम, क्योंकि वो मात्रा थी, थोड़ा आ गया, यहां पर संख्या है तो थोड़े आ जाएगा, इतना ही तो पैटर्न है, इसके अलावा तो इसमें कुछ दिया ही नहीं गया अलग से आपको। अब इसमें किस तरीके से लेंगे वो देखिए, ये भी आपका कैसा है, काउंटेबल है, और काउंटेबल होने के साथ साथ में कैसा है, प्लूरल है, अर्थात गणनीय बहुवचन है, संख्यावाची बहुवचन है। लेकिन ये जो एफयू है ये दोनों जगह फैला हुआ है, ये हमारे लिए पॉजिटिव या सकारात्मक में भी काम आ सकता है, और ये हमारे लिए नेगेटिव या नकारात्मक में भी काम में लिया जा सकता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था फ्यू वाला, ये टोटली संपूर्णतया, बताइए कैसा था आपका, नेगेटिव था, संपूर्णतया कैसा था आपका, नेगेटिव, या फिर आपका नकारात्मक था। ठीक है, अब ये जो टर्म आ रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में काम करेगा, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर कि आपसे पूछा क्या गया है। जैसे एग्जाम्पल यहां डाला गया और हमें लिख कर दिया गया, आई हैव read blank space books of ya in the library, कि पुस्तकालय में रखी हुई या पुस्तकालय की जो पुस्तकें हैं वो मैंने पढ़ ली हैं। अब आपको पहले तो यह बताना है कि ब्लैंक स्पेस या खालिस्तान के बाद में यहां पर टर्म क्या दिया गया, आपका बुक्स दिया गया। बुक्स कैसा है आपका, काउंटेबल प्लूरल है, बुक कैसा है आपका, काउंटेबल प्लूरल है, यानी गणनीय संख्यावाची है। ठीक है, कैसा है आपका, गणनीय संख्यावाची है, याद रहेगा आपको। अब ये जो गणनीय संख्यावाची के अंदर आपका अर्थ कैसा आ रहा है, क्या आपने पुस्तकालय की सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने आवश्यकता अनुसार पढ़ी हैं, कुछ किताबें पढ़ी हैं, मतलब ये बीच की कंडीशन है, तो यहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, आपका एफयू का यूज कर सकते हैं। फिर अगला पैटर्न लेते हैं इसके अंदर, ये हमारे पास में रहेगा इसका 8वां डिटरमिनर, इसे हम पढ़ते हैं द फ्यू के नाम से, और द फ्यू है, इसका हिंदी मीनिंग निकलता है थोड़े लेकिन पूरे, या फिर थोड़े लेकिन सारे, थोड़े लेकिन पूरे या थोड़े लेकिन सारे। यह भी पिछले फ्यू एफ्यू की भांति काउंटेबल है, गणनीय या संख्यावाची है, और साथ में कैसा है आपका, प्लूरल यानी बहुवचन भी है, लेकिन ये फुल्ली पॉजिटिव है। ये पूर्ण तौर पर क्या रहेगा आपका, पूर्ण तौर पर क्या रहेगा आपका, सकारात्मक रहेगा। जब फ्यू की बात करते हैं तो फुल्ली नेगेटिव है, द फ्यू की बात करते हैं फुल्ली पॉजिटिव है, ए फ्यू की बात करते हैं कभी नेगेटिव और कभी आपका पॉजिटिव भी माना जाता है। तो क्यों ना इसका एक एग्जांपल कर लिया जाए, ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग इंग्लिश। ये चेक करिए जरा, अगले ने हमें ब्लैंक स्पेस या रिक्त स्थान के बाद में क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स। ये कैसा है, काउंटेबल है, गणनीय है, संख्यावाची, और साथ में कैसा है आपका, स्टूडेंट्स प्लूरल भी है। क्लियर हो गया। अब ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये जो चीजें आपके समक्ष रखी जा रही हैं, उनमें एक चीज पर आप गौर फरमाइए।
कौन सी आपकी, कि आपको स्टूडेंट्स का नाम दिया जा रहा है। अब ये स्टूडेंट्स है वो काउंटेबल प्लूरल तो है, लेकिन कितनों की बात हो रही है। जैसे मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं तो अपनी इस कक्षा की बात हो रही है, इसके स्टूडेंट्स आप बैठे हैं, आप वहां पर मेरे से क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कितने पढ़ रहे हैं, जितने देख रहे हैं इस क्लास को वो सारे ही पढ़ रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये जो चीज है वो कितने की बात है, थोड़े होंगे आपके, सारे सब्जेक्ट्स के नहीं है, इंग्लिश के थोड़े स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन जितने हैं उतने कितने हैं आपके पूरे हैं। और उनके सेंस के लिए मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, आपका द फ्यू का इस्तेमाल कर सकता हूं। बताइए किसका यूज हो जाएगा आपका वहां पर, द फ्यू का। तो अपने पास में 3 प्रकार के टुकड़े हमने लिए, फ्यू का, ए फ्यू का, द फ्यू का। उससे पहले लिया लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का। जो मीनिंग लिटिल का है वही मीनिंग फ्यू का है, जो मीनिंग ए लिटिल का है वही आपका ए फ्यू का है, जो मीनिंग द लिटिल का है वही आपका द फ्यू का है। थोड़ा की बजाय थोड़े हो जाएगा, सारा की बजाय सारे हो जाएगा। उधर लिटिल वाले परिवार में अनकाउंटेबल था और फ्यू वाले परिवार में काउंटेबल है। लिटिल वाले परिवार में सिंगुलर था और फ्यू वाले परिवार में आपका प्लूरल है। बस इतना सा फर्क है, इसके अलावा इसमें कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब छोटे छोटे कुछ डिटर्मिनस हैं, उनको अपन कवर करते हैं, जिनमें आपको यह भी ध्यान देना कई बार वो प्रोनाउन का काम भी कर देते हैं। वो कब करते हैं उनकी बातें अपन बाद में देखते हैं, पहले इजीली उनको अपन समझते हैं ये है क्या। जैसे आपके पास में एक टुकड़ा है दिस का, दिस का हिंदी अर्थ होता है यह, और दिस अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है, अर्थात एक वचन है। और ये शो किसको करता है, नियरनेस। नियरनेस का हिंदी मीनिंग हम लेते हैं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका, समीपता या फिर आपका नजदीकी स्थिति। बताओ क्या पढ़ेंगे इसे, आपका समीपता या फिर नजदीकी स्थिति। फिर अगला जो टर्म आ रहा है वो दिस के बाद वाला है दैट का। दैट का हिंदी मीनिंग है वह। ये भी अपने आप में कैसा है आपका, सिंगुलर है, लेकिन ये नियरनेस को नहीं बताएगा, यह आपका फारनेस को बताएगा। और इसे हम कहेंगे दूरी की स्थिति, दूरी की स्थिति। फिर अगला टर्म हम यहां लेते हैं दीज, और दीज का हिंदी मीनिंग हम लेते हैं तो क्या बनेगा, ये। और दीज अपने आप में कैसा होता है, प्लूरल या बहुवचन होता है। ये भी दिस की भांति नियरनेस या समीपता या नजदीकी स्थिति को शो करता है। इसे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। फिर हम बात करते हैं यहां पर दोज। दोज का हिंदी मीनिंग क्या है, वो। और ये भी कैसा है आपका, प्लूरल है। इसे हम पढ़ते हैं तो ये जाता फारनेस के लिए, दूरी की स्थिति के लिए। बड़ा ही आसान मैनर है इसमें, एक एक शब्द में खत्म होने वाला। जैसे दिस वाला मैं लूं तो मेरे हाथ में एक मार्कर है और ये मेरे पास में, मार्कर कितना, एक मेरे पास में है। इसका हिंदी में मैं क्या बोलूंगा कि यह एक मार्कर है। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस इज ए मार्कर। यही मार्कर थोड़ी दूर पड़ा होता और एक ही होता तो मैं यह एक मार्कर है की बजाय क्या बोलता, वह एक मार्कर है। क्या पढ़ता उसे आपका, वह एक मार्कर है। ठीक है, तो दिस इज ए मार्कर की बजाय क्या बनता, दैट इज ए मार्कर। अगर मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर्स होते और पास में होते तो ये मार्कर्स हैं। इंग्लिश क्या बनती, दीज आर मार्कर्स। और वही मार्कर्स थोड़ी दूर होते तो हिंदी में बोलते वो मार्कर्स हैं, और अंग्रेजी क्या बनती, दोज आर मार्कर्स। इजीली समझ रहे हैं। दिस का मतलब यह है, दैट का वह, दीज का ये, दोज का वो, दिस सिंगुलर, दैट सिंगुलर, दीज प्लूरल, दोज प्लूरल, दिस नियरनेस, दैट फारनेस, दीज नियरनेस, दोज फारनेस। दिस शो करता है समीपता या नजदीकी स्थिति को, और दैट शो करता है आपका दूरी की स्थिति को शो करेगा। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा यहां पर कॉमन चीजें हमें ढूंढनी पड़ेंगी। जैसे यहां नियरनेस है और इसी नियरनेस को
आप यहां भी मैच कर पा रहे हैं, ये दोनों जगह जा रहा है, मतलब दिस का बहुवचन में लेता हूं तो ये किस में जाएगा, दीज में जाएगा। यहां पर मेरे पास में क्या है, फारनेस है, और यहां पर भी मेरे पास में क्या है आपका, फारनेस है, दूरी है, अर्थात दैट का बहुवचन क्या है, दोज है। ये आपको याद होना चाहिए भाई, यहां ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसे पहचान रहे हैं अपन तो नियरनेस और फारनेस के आधार पर पहचान रहे हैं। तो दिस का बहुवचन दीज होता है, दैट का बहुवचन क्या होता है आपका, दोज होता है। बस इतनी सी ही तो बात है, और इसी के सिचुएशन में इसे अप्लाई कर दिया जाता। लेकिन अब एक टर्म समझना आपका, देखिए मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि डिटर्मिनर है वो नाउन के पहले आता है, यही तो सिखाया। और मैंने अभी अभी आपके समक्ष क्या बोला, वो केवल समझाने के लिए था, लेकिन उसे क्लियर कीजिए। आपने सीखा क्या, मैंने ये कहा दिस इज ए मार्कर, बोला था। अब यहां पर ये दिस है, वो डिटर्मिनर का काम नहीं करेगा, ये प्रोनाउन का काम करेगा। और वैसे स्पोका या सोका में बोले तो ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। ये इस तरीके से क्यों पढ़ाया गया, ताकि आप ये समझे दिस का मतलब यह होता है, एक वचन होता है और पास में होता है। अब इसे पढ़िए आप डिटर्मिनर के आधार पर। मैंने ये बोला दिस मार्कर इज क्वाइट एक्सपेंसिव, दिस मार्कर इज क्वाइट एक्सपेंसिव। अब चेक करिएगा, यहां जो दिस आपको दिया जा रहा है, ये यहां किसका काम करेगा, आपका डिटर्मिनर का काम करेगा, अर्थात दृढ़ निश्चायक शब्द का काम करेगा, परिसीमक शब्द का काम करेगा। क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है आपके लिए, यहां पर इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और नाउन मेरे पास में कौन सा है, मार्कर है। तो दिस दैट दीज दोज, ये चारों के चारों आपके डिटर्मिनस भी हो सकते हैं, चारों के चारों आपके वहां पर अपने प्रोनाउन भी हो सकते हैं। पढ़ते हैं ना आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तो उन्हें ऐसा कहा जाता है, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना डिस्ट्रीब्यूटिव है ना डेमोन्स्ट्रेटिव है, उनसे हमें मतलब नहीं। हमें सरोकार है हमारे वाले इस पार्ट से कि दिस दैट दीज दोज बतौर डिटर्मिनस कैसे काम करते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। हमने जो यहां पर पढ़ा है उसके अंदर कौन कौन सा सेक्शन ले लिया वो देख सकते हैं आपका। हमने फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, दिस दैट दीज दोज को पढ़ा। अब जो अगली बात अपनी चलेगी वो यहां पर चलने वाली है किसकी, नंबर 13 के ऊपर। इसे अपन पढ़ते हैं आपका बोथ के नाम से। बोथ का हिंदी मीनिंग क्या होता है, दोनों। क्या होता है, दोनों। और इसमें हमें क्या दी जाती हैं आपकी, टू चॉइसेस, दो विकल्प दिए जाते हैं चुनाव करने के लिए। और हम क्या करते हैं, इन दोनों ही चॉइसेस को सिलेक्ट करते हैं। हम इन दोनों ही चॉइसेस को क्या करते हैं, आपका सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे क्लास में पढ़ाते वक्त जैसे ये माइक है, ये मार्कर है, मेरे पास दो चॉइस हैं, इन दोनों की एक साथ आवश्यकता है, मैं किसका यूज कर दूंगा, आपका बोथ का यूज कर दूंगा। थोड़ा डिटेल में जाना चाहूं तो मैं इसे क्या मान सकता हूं, आपका प्लूरल यानी बहुवचन, और प्लस में क्या मान सकता हूं इसे, आपका काउंटेबल अर्थात गणनीय, ऐसा इसे कहा जा सकता है। अब नंबर 14 में हम पढ़ेंगे, वो हमारे पास में रहेगा कौन सा, आइदर। ये बात अपनी पहले हो चुकी है, ईदर नहीं होता है, क्या होता है, आइदर होता है। और इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो या तो निकलेगा। इसमें भी अपने पास जो चॉइसेस आती हैं, जो विकल्प आते हैं, वो कितने आते हैं, आपके दो आते हैं। लेकिन इस बार हम एक को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। ये आइदर है, वो अपने पास प्लूरल की बजाय सिंगुलर होगा, और प्लस में वही माजरा, वही पैटर्न आपका काउंटेबल आपका माना जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी डीलिंग हो जाएगी। क्लैरिटी आ गई। अब अगला कहना क्या चाह रहा है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा, मार्कर। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास में, वाटर बोतल। क्लियर।
अब मुझे जब मार्कर चाहिए, जैसे मैं मार्कर से आपको पढ़ा रहा हूं तब मैं वाटर बॉटल को काम में नहीं लूंगा, जब मैं पानी पी रहा होता हूं तब मैं मार्कर को काम में नहीं लूंगा। तो मेरे पास में चॉइसेस कितनी है आपकी? 2 हैं, और 2 में से एट ए टाइम एक वक्त एक ही काम में आ रही है, एक काम में नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में किसका इस्तेमाल कर सकता हूं? आपका आइदर का इस्तेमाल कर सकता हूं। नेक्स्ट में यहां पर लेता हूं इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए, और वो अपना रहेगा नाइदर। क्या बनेगा? नाइदर। और नाइदर को हम पढ़ते हैं तो इसे कुछ जगह ना ही पढ़ा जाता है और कुछ जगह इसे ना तो भी पढ़ा जा सकता है। दोनों ही करेक्ट होते हैं, आपको दोनों ही याद रखने हैं। इसमें भी मेरे पास में चॉइसेस या विकल्प हैं, वो कितने रहेंगे आपके? 2 ही रहेंगे ऊपर वालों की भांति, लेकिन इन दोनों को ही मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। और ये भी सिंगुलर होता है आइदर की भांति, और प्लस में कैसा रहेगा आपका? काउंटेबल, अर्थात गणनीय या फिर आपका संख्यावाची माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में मार्कर है और ये माइक है, 2 चॉइसेस हैं। मैं क्लास आपकी ले रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे दोनों काम में लानी है, मतलब बोथ आएंगी। क्लास पूरी हो जाने के बाद में, लेक्चर खत्म हो जाने के बाद में, ना मुझे मार्कर की जरूरत है ना मुझे माइक की जरूरत है। इसका मतलब अब क्या जाएगा? नाइदर। 2 चॉइस थी, दोनों को आपने हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो क्या रहेगा आपका? नाइदर रहेगा। फिर हम आगे चलते हैं। अपने पास में एक टर्म आता है ऑल। ऑल का हम हिंदी मीनिंग लेते हैं तो इसे क्या पढ़ेंगे? आपका सारे या फिर सभी पढ़ा जाएगा। इसमें एटलीस्ट, एटलीस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कम से कम। 3 चॉइसेस या 3 विकल्पों का होना जरूरी है, या फिर आप ये कह दें कि मोर देन 3 चॉइसेस। और यहां पर आप ये भी ले सकते हैं कि भाई 3 कम से कम है तो मोर देन 2 लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मोर देन 2 चॉइसेस, 2 विकल्पों से ज्यादा विकल्प आपके पास रहने चाहिए, ठीक है। और इनमें जितने आपके विकल्प आते हैं उन सब को आप क्या करेंगे? वहां पर सिलेक्ट करेंगे, सब चॉइसेस को आप सिलेक्ट करेंगे। यहां पर ये जो ऑल होता है ये अपना सिंगुलर अनकाउंटेबल हो सकता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल हो सकता है, और यही आपका वहां पर प्लूरल काउंटेबल हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल हो सकता है। यानी अगणनीय एकवचन या मात्रा सूचक एकवचन हो सकता है, या बहुवचन गणनीय या बहुवचन संख्यावाची भी माना जा सकता है। अब ये जो टर्मिनोलॉजी आपके पास आ रही है इसमें ऊपर वाला बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्योंकि उसमें ये प्लूरल काउंटेबल था, ये सिंगुलर काउंटेबल है, ये सिंगुलर काउंटेबल, लेकिन ये तो दोनों का काम कर रहा है। तो क्यों ना मैं आपको यहां पर ये जो ऑल है इस ऑल को दूसरे तरीके से यानी बतौर प्रोनाउन में पढ़ाकर समझा देता हूं कि किस तरीके से, इस बार डिटर्मिनर में नहीं बल्कि प्रोनाउन के रूप में समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है, प्लूरल काउंटेबल होता है। जैसे आपने एक मूवी तो देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें क्या था आपका एक टैगलाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। पहली बात तो इस ऑल को आपको क्लियर करना है, ये ऑल नहीं होता दोस्तों, क्या होता है आपका ऑल होता है। भले ही आपके बॉलीवुड वालों ने इसमें कुछ भी लिख दिया हो, कुछ भी आपका उच्चारित कर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुद्ध उच्चारण ऑल नहीं क्या होता है? ऑल होता है। अब यहां पर ये ऑल के साथ में वेल लगा दिया, मतलब सब ठीक है। अब ये जो चीज आपकी आ रही है तो इसमें ये किसकी बात कर रहा है? सिंगुलर, इज सिंगुलर एकवचन है और साथ में अनकाउंटेबल भी है आपका, यानी सब ठीक है। तो क्या ठीक है उसकी बात हो रही है आपकी। लेकिन अगर मैं कहता हूं इसी टर्म को कि मेरे परिवार में सब ठीक है, तो मेरा सेंटेंस ये बनेगा ऑल आर वेल इन माई फैमिली। मेरे परिवार में सब ठीक है, यहां आपको ऑल मिल रहा है, इसके साथ में ये जो टर्म आ रहा है वो टर्म बताओ क्या है आपका? आर। इस बार ये प्लूरल है और परिवार के जो सदस्य होते हैं वो मात्रा में नहीं आते बल्कि संख्या में आते हैं, मतलब काउंटेबल है, तो ये प्लूरल काउंटेबल। यहां ये ऑल किसका काम कर रहा है? मैं लिख देता हूं,
यहां पर यह आपका काम करेगा सिंगुलर अनकाउंटेबल में, और जो नीचे वाला है यहां पर आपका काम करेगा ये प्लूरल काउंटेबल में। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, दोनों ही सिचुएशन के अंदर यहां पर ये डिटर्मिनर नहीं है। यहां दोनों ही जगह ये किसका काम कर रहा है, एक तरीके से एज ए प्रोनाउन काम कर रहा है आपका। लेकिन मैं इस चीज को और मॉडिफाई करके लिख देता हूं आपका ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अगर मैंने ये कहा ऑल द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, कि सारी स्थिति नियंत्रण में है। अब आप जरा चेक करेंगे इसे, अपने पास में ये टर्म इज आ रहा है। अब ये जो इज का मैनर आपको मिल रहा है ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, किसके लिए आ रहा है, आपका स्थिति के लिए आ रहा है। आराम से समझ गए इसे आप, ठीक है। अब मैं यहां पर दूसरा सेंटेंस लिख के आपको दे रहा हूं, इसी में ऑल द वर्ड इज ए स्टेज, सारा संसार एक रंगमंच है, पूरा संसार एक मंच है। तो यहां आप चेक कर सकते हैं, आपके पास में इज आया, सिंगुलर है, वर्ड के लिए लिया तो ये यहां पर अनकाउंटेबल की बात कर रहा है। क्यों ना एक एग्जांपल इसके प्लूरल काउंटेबल का ले लें। मैंने ये लिखा ऑल द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस वेरी स्टूडियस, सारे के सारे विद्यार्थी काफी ज्यादा अध्ययन करने वाले हैं, हार्ड वर्किंग है, कठोर मेहनती हैं। इसका मतलब यहां जो टर्म आपको दिया गया इसमें आपके पास में स्टूडेंट्स आ रहा है, काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ में प्लूरल है। अब बता दीजिए इज या आर। अब आप चेक कर सकते हैं, यहां ऑल कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, यहां अपने पास में जो ऑल है वो कैसा है, प्लूरल काउंटेबल, और जो बीच में आपके पास में ऑल दिया गया ये बताओ कैसा है, आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल। मतलब ऑल मेरे पास सभी प्रकार की सिचुएशंस को मेंटेन करता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकता है और आपका प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है। अब आपको लगा होगा ना पिछली क्लास के अंदर कि सर हमने केवल 2 ही डिटर्मिनस पढ़े, ऐसे तो हमारे 27 डिटर्मिनस पढ़ते पढ़ते 13 से 14 क्लासेस हो जाएंगी। अब आप देखिए कितने डिटर्मिनस आपने पढ़े। मैंने पहले समझाया था कि वो 2 लेंदी हैं तो आपको टाइम लगता है, आगे वाले लेंदी नहीं है तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा और बहुत ही आसानी के साथ में इसे आप कंप्लीट करते चलेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसे पढ़ते चलेंगे। ये सारी सिचुएशंस मैंने आपके सामने रखी। अभी जो अपनी क्लास चल रही है वो किसकी है, आपका डिटर्मिनस पार्ट 2 की है, डिटर्मिनस भाग द्वितीय की है। और यहां हमने क्या क्या पढ़ा वो चेक कर लीजिए। हमने सबसे पहले इसके अंदर ये देखा कि अपन लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, उनका अर्थ क्या है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि दोनों हैं, उनके एग्जांपल्स लिए। उसके बाद में अपनी बात हुई फ्यू की, फ्यू का अर्थ क्या है, वो नेगेटिव होता है, प्लूरल काउंटेबल माना जाता है। उसके बाद हमने बात की है एफ्यू की, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, जिसका शाब्दिक अर्थ थोड़े लेकिन कम या आवश्यकता अनुसार होता है, ये अपने आप में प्लूरल काउंटेबल माना जाता है। फिर हमारी बात हुई थी दाफ्यू की, जिसका शाब्दिक अर्थ थोड़े लेकिन पूरे या थोड़े लेकिन सारे हैं, जो कि फुल्ली पॉजिटिव होता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ काम में लिया जाता है। फिर अगला फैक्टर था 4 डिटर्मिनस हमने एक साथ पढ़े, दिस, दैट, दीज, दोज, जिसमें दिस का यह है, दैट का वह है, दीज का ये, दोज का वो, दिस सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है, दीज प्लूरल है, दोज प्लूरल है, दिस नियरनेस के लिए है, दैट फारनेस के लिए है, दीज नियरनेस के लिए, दोज फारनेस के लिए। नियरनेस का मतलब होता है समीपता या नजदीक की स्थिति, और फारनेस का अर्थ होता है दूरी की स्थिति। दिस का बहुवचन दीज होता है और दैट का बहुवचन दोज होता है। फिर अगली बात अपनी थी इनके कुछ एग्जांपल्स की कि ये प्रोनाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कहां काम आते हैं, ये डिटर्मिनर के रूप में कहां काम आते हैं। दिस के माध्यम से मैंने आपको
समझाने की कोशिश की। उसके बाद में हमने पढ़ा बोथ, जिसका शाब्दिक अर्थ दोनों होता है, दो चॉइसेस होती हैं, हम दोनों ही चॉइसेस को सेलेक्ट करते हैं जिसमें अपने पास में प्लूरल काउंटेबल की स्थिति बनती है। फिर पढ़ा आइदर, जिसका मीनिंग या तो होता है, इसमें टू चॉइसेस, दो विकल्प होते हैं, एक को सेलेक्ट करते हैं दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, जिसमें सिंगुलर काउंटेबल की स्थिति बताई जाती है। फिर हमने पढ़ा नाइदर, नाइदर का मीनिंग होता है ना ही या ना तो, इसमें टू चॉइसेस, दो विकल्प होते हैं और हम दोनों को ही क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं आपका, यह भी अपना सिंगुलर काउंटेबल होता है। फिर हम बात करते हैं ऑल, सारे या सभी की, इसमें कम से कम तीन चॉइसेस या दो से ज्यादा चॉइसेस का होना जरूरी होता है, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं होती है। यह जरूरत पड़ने पर सिंगुलर अनकाउंटेबल बनता है और जरूरत पड़ने पर यह आपका प्लूरल काउंटेबल बन जाता है। यह हमारी बात हुई। फिर इन दोनों को क्लियर करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स के जो एग्जांपल्स हैं उनको देखा कि ये कब सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है और कब आपका प्लूरल काउंटेबल होता है। तो दोस्तों यहां तक आते आते आपने गौर किया कि हमारी डिटरमिनर्स की संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई, 16। पिछली क्लास में हमने कितने पढ़े, 2 पढ़े, इस क्लास में कितने पढ़े, 14 पढ़े। हुई ना पूर्ति आपकी, कोई घास नहीं कटी, कोई स्पीड नहीं बढ़ी, किसी प्रकार का संशय मैंने आपके मस्तिष्क में नहीं छोड़ा, अर्थात हमारी पढ़ाई भी हो रही है, ग्रेजुअल धीरे धीरे हो रही है। जहां मैटर थोड़ा लेंदी होता है, अच्छा होता है, वहां हम थोड़ा मैटर कम पढ़ते हैं, और जहां ऐसा होता है कि मैटर छोटा छोटा होता है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला होता है, वहां पर हमारा मैटर है उसी क्लास में आपका ज्यादा आपका सम अप कर दिया जाता है, एक साथ आपको पढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करेंगे अपनी आज की इस क्लास को, जो कि डिटरमिनर्स पार्ट 2 की थी, और अगली क्लास में कोशिश ये करेंगे कि हमारी बाकी बचे हुए डिटरमिनर्स उन पे अच्छे तरीके से चर्चा करें। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को अलविदा कहूंगा, मिलते हैं जल्दी आपकी अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।